क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए इसका पहला जो सवाल है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पे केल्विन में दिया गया है, हमें सेल्सियस में बदलना है। देखिए इसको बदलने का सबसे आसान तरीका जो होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये है C यानी सेल्सियस और ये है K यानी केल्विन। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, पहले स्थान पे आता है, उसके बाद आता है K। ठीक, अगर सेल्सियस से तापमान को हमें केल्विन में बदलना हो, C से K की तरफ जाना हो तो प्लस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसको जोड़ना पड़ेगा तभी तो हम जाएंगे K के पास, यानी 273 को प्लस करना पड़ेगा C में। और वहीं K से हमें पुनः पीछे की ओर शुरू की तरफ जाना हो C में, तो हमें घटाना पड़ेगा 273। जैसे यहाँ पे K में है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में C की तरफ जाने के लिए माइनस कर देंगे 273। और यहाँ पे C है तो इसमें हमें केल्विन में इसको बदलना है, तो क्या करेंगे, प्लस 273 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए जो पहला जो सवाल है 300 K से हमें जाना है C में, ठीक है, यानी सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो क्या बताया मैंने, K से C की तरफ जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 273, यानी हम 300 में से 273 घटा देंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर। समझ में आ गया। और उसी प्रकार से 573 K, ठीक, और K से हमें C की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, पहले की अवस्था में आएंगे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे माइनस 273। इसी तरीके से 573 में से घटा लेंगे 273 तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है, यहाँ पे केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है, यानी हम C से बढ़ेंगे K की तरफ तो क्या करेंगे, प्लस 273 जोड़ देंगे। यहाँ पे पहले से 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें जोड़ देंगे 273 तो आ गया हमारा 298, ठीक, K केल्विन में। इसी तरीके से 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए C से K की तरफ जाने के लिए प्लस करना होगा 273 तो आ गया 646 K। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा समाप्त कर लिया। अब देखिए तीसरे नंबर सवाल में क्या करना है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण हमें लिखना है, पहला और दूसरा। देखिए क्या है, नैप्थलीन को रखे रहने पर वह या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों, इसका क्या वजह है ये गायब हो जाता है, ये बताना है। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए नैप्थलीन का गायब हो जाना ये ऊर्ध्वपातन के गुणधर्म को ये बताता है, तो हम लिखेंगे नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म दर्शाता है, जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के कारण ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यही तो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की, ठोस से, ठीक, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाना, जैसे कपूर में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले का कारण। दूसरा है, हमें इत्र की गंध, यानी कोई खुशबू होती है, सेंट होती है, उसकी गंध बहुत दूर बैठे पहुंच जाती है, हम उसको सूंघ लेते हैं। कैसे, तो इसका कारण लिखेंगे, इत्र एक वाष्पशील द्रव है। क्या है, वाष्पशील द्रव है। यह तुरंत वाष्प में बदलकर वायु में विसरित होकर, ठीक है, वायु के रिक्त स्थान में विसरित होकर, ठीक, जिस कारण दूर बैठे हुए हमें गंध आ पाती है, वो विसरित हो जाता है, घुल मिल जाता है। तो इस घटना जो विसरण की क्रिया के या परिणाम स्वरूप होती है, यानी कुल मिलाकर ये विसरण के कारण ऐसा हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही कारण हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है चौथा, निम्नलिखित पदार्थों को उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव और ये गैस है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा लगता है और रिक्त स्थान भी कम होते हैं। ठीक है, ठोस के तुलना में द्रव में उससे कम होता है और सबसे कम आकर्षण बल लगता है गैस में। ठीक, ये बातें ध्यान रखनी है आपको गुणधर्म में। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में रहेगा, चीनी में रहेगा, उसके बाद किस में रहेगा, जल में, और लास्ट में गैस में। ठीक, तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में एवं सबसे कम गैस में बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी बढ़ते हुए मतलब सबसे कम पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक,
तो ऑक्सीजन में सबसे कम होता है, गैस अवस्था है सबसे कम होता है इसमें, उसके बाद द्रव में होता है, जल में होता है, और सबसे ज़्यादा होता है ठोस चीनी में होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये पूरा आपको यही करना है। देखिए 5वां सवाल क्या है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, ये कमरे के तापमान के लगभग है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो है वो वही रहेगा, ना वो जमेगा ना वो वाष्प में बदलेगा, वो तरल अवस्था में ही रहेगा, अपना रूप बनाए रखेगा। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये तो इस पे जल जम जाता है। ठीक है, इस पे बर्फ़ बन जाएगा, यानी ठोस अवस्था में आ जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्पीकरण होता है, यानी इसका क्वथनांक है, तो इस पर क्या होगा, ये वाष्प में बदल रहा होगा, यानी बदल चुका होगा। ठीक है, ये उबलने लगेगा। तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए ऐसे आपको समझना है। 25 डिग्री सेल्सियस आपको लिखना है, तो ये बात लिखनी, ये द्रव ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके रूप में। 0 डिग्री में क्या होगा, ये बर्फ़ ठोस अवस्था में चला जाएगा पानी। और 100 डिग्री सेल्सियस में जल क्या होगा, ये जल वाष्प बन रहा होगा, यानी गैस रूप में होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल क्या है, पुष्टि हेतु कारण हमें देना है। पहला है जल कमरे के ताप पर द्रव है, यानी तरल अवस्था में। देखिए कमरे का तापमान कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। ठीक, तो कमरे के तापमान पे जल अपनी अवस्था में द्रव होता है, इसका कारण क्या है। देखिए जल की अवस्था बदलती है 2 तापमानों में। पहले तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जम जाता है, यानी ठोस अवस्था में चला जाता है। दूसरी अवस्था में 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबल जाता है, यानी गैस अवस्था में चला जाता है। तो कमरे का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के मध्य तो है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 से बड़ा है और 100 से छोटा है, यानी इन दोनों के मध्य है। इसका मतलब द्रव अपनी तरल अवस्था में ही तो होगा, अपने रूप बनाए रखेगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसका हम आंसर लिखते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ कमरे का तापमान इन दोनों के मध्य है। ठीक, तो तापमान भी आप लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इन दोनों के मध्य है, अतः जल अपनी समान अवस्था में द्रव में ही रहेगा। यही वजह से वो द्रव में ही रहता है कमरे के तापमान पर। दूसरा देखिए क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पे ठोस होती है, यानी वो पिघलती नहीं है। कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पे लोहा कैसे पिघलेगा, तो इसका कारण देखिए क्या है, लोहा बहुत अधिक कठोर धातु है, इसका गलनांक यानी वो पिघलता है 1538 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी उच्च तापमान है ये, इस पर पिघल जाता है लोहा, अर्थात अधिक होता है। कमरे का तापमान महज 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप बताइए पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, वो अपनी अवस्था में रहेगा, अतः लोहा ठोस अवस्था में बना रहता है। समझ में आ गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल 7वां। 273 के पर बर्फ़ को ठंडा करने पर, देखिए 273 के अगर सेल्सियस में जाए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हमें घटाना भी पड़ेगा, के से सी की तरफ जाने में इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 273 के 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बर्फ़ को ठंडा करने पर, जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है, यानी बर्फ़ में। देखिए इसका उत्तर होगा 273 के पर, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की तुलना में बर्फ़ के कणों की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप बर्फ़ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही वजह से समान तापमान होते हुए भी दोनों का तापमान सामान्य है। ठीक, तो बर्फ़ पानी की तुलना में अधिक ठंडक पहुंचाता है। समझ में आ गया, क्योंकि वो वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर रहा होता है। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता सबसे अधिक महसूस होती है। ठीक है, तो किस में सबसे अधिक महसूस होती है, तो भाप में। क्यों, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा होती है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, भाप की जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की उसकी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा समाहित होती है। ठीक है, तो इसी वजह से भाप से जलने की तीव्रता अधिक होगी। समझ में आ गया।
इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित चित्रों के लिए ए बी सी डी और ई एफ की अवस्था परिवर्तन का नामांकित हमें करना है, नाम बताना है। देखिए ए बी सी डी है, तो सबसे पहले ए के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीर के निशान, ए बढ़ रहा है ठोस से द्रव की तरफ, ये है ए ठोस से द्रव की तरफ। तो इसको बदलना क्या कहा जाता है, अवस्था परिवर्तन। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ ये हो गया पिघल गया, पानी बन गया, तो इसे कहा जाता है संगलन। क्या बोलते हैं, इसे संगलन बोलते हैं। तो ए में हम लिखेंगे संगलन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए बी का ये रहा। तो बी का देखिए तीर के निशान, द्रव है, द्रव अवस्था से चला गया गैस अवस्था में। ठीक है, जैसे कि पानी है, हम उसको उबाल दिए तो वो वाष्पीकरण हो गया, तो गैस में बदल गया। इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो बी के लिए होगा वाष्पीकरण। अब इसके बाद देखिए सी का देखिए ये तीर का निशान, गैस है, गैस से बदल गया द्रव। ठीक, तो गैस से द्रव में बदलना उसे कहा जाता है संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आप देखे होंगे, वो गैस है। ठीक है, उच्च दाब से उसको दबा दिया गया है, तो वो द्रव अवस्था में चला गया है, वही गैस। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, संघनन हम बोलते हैं। ठीक है, तो सी में हो जाएगा। डी देखिए क्या है, ये तीर का निशान, द्रव से ठोस में, द्रव अवस्था है वो ठोस अवस्था में चलेगी। जैसे कि पानी है द्रव अवस्था है, हम उसको जमा देते हैं, बर्फ़ बन गया तो ठोस अवस्था में चला गया, तो डी में क्या होगा, इसे हो गया जमाना। ठीक, फ्रीजिंग डी में होगा। अब इसके बाद ई देखिए क्या है, ई का निशान देखिए ठोस है, ठोस अवस्था में है कोई पदार्थ, ये चला गया गैस अवस्था में, तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में, तो वो बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का होता है, ये ऊर्ध्वपातन हो गया। ई नंबर हमें भरना है, ऊर्ध्वपातन लिखना है। अब इसके बाद देखिए एफ ये रहा। ठीक है, तो एफ का देखिए तीर ऐसे, गैस है, गैस से आ गया ठोस में, तो कोई गैस को ठोस में आने के लिए उसे बोला जाता है निक्षेपण। ये तब होती है जब ऊष्मा की कमी होती है तथा दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊष्मा की कमी कर दी जाए और दाब में वृद्धि कर दी जाए तो कोई गैस बदल जाएगी ठोस में, तो उसे निक्षेपण बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो हमने ये पूरा भर लिया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।